एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का हम लोग यानी आरसीसी लेक्चर नंबर 5 ले रहे हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 4 आप देख चुके होंगे। यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 में कुछ थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट बचा हुआ है, उसे खत्म करके हम लोग लेक्चर नंबर 6 से बीम स्टार्ट कर देंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका हम लोग को पहले से इंतजार है। वो हम लोग बीम लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट बचा हुआ था तो सोचे इसमें खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट है तो इसी से रिलेटेड आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। लेकिन और इसके पहले भी होमवर्क दिए थे, लेकिन आप लोग एक्टिव उतना हुए नहीं, ठीक है। बहुत लोग आंसर दिए, 10-15 लोग दिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिया था। तो अच्छा, थोड़ा सा एक्टिव रहिए आप लोग, ठीक है, तब पढ़ाने वाला को मजा आता है। तो एक छोटा सा होमवर्क दे रहा है, जो आपको हम पहले बता भी चुके हैं कि हम लोग स्टील को ही क्यों यूज करते हैं कंक्रीट में। एज ए फाइबर हम किसी भी मटेरियल को ले सकते हैं, लेकिन हम स्टील को ही क्यों यूज किए हैं, ठीक है। आरसीसी में हम लोग स्टील को ही क्यों लिए, ठीक है। आप जिनसे भी पूछना हो आप पूछकर एक सटीक आंसर देंगे, ठीक है। इसका एक कोई आंसर नहीं होगा। जैसे हम एक कुछ हिंट दे देते हैं कि स्टील का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि ये इजिली अवेलेबल होता है, इकोनॉमिकल होता है, थर्मल एक्सपेंशन बराबर होता है। तो कुछ अच्छा आंसर दीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल ये सब तो छोटा छोटा वाला कोई भी दे देगा, ठीक है। तो कुछ अच्छा 2-4 पॉइंट में दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो इसका होमवर्क हो गया। चलिए रेनफोर्समेंट के बारे में समझते हैं। रेनफोर्समेंट जो एज ए फाइबर हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं, उस सब का स्टील को हम लोग दूसरे नाम बार से भी यूज करते थे। रड भी बोला जाता है, सरिया भी बोला जाता है ना, सरिया या छड़ भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग नाम है, ठीक है। It is the material which is used as a strength improving material in RCC structure. Steel bar are generally used as a reinforcement. हम लोग RCC structure में स्टील को यूज करते हैं। In RCC we have different grade of bar on the basis of tensile and compressive strength. ये जो स्टील है वो अलग अलग ग्रेड के आता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एफ बाई ऐसे लिखा रहेगा 250 है, एफ बाई एच बाई एस डी का बार का नाम सुने हैं, सुने अभी जस्ट आगे भी पढ़ाने वाले, ठीक है। तो मान लीजिए 415 का है, 500 का है, एफ बाई 500 का है। तो ये अलग अलग ग्रेड का स्टील आता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ खरीदने जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए पेन ही खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 10 वाला पेन चाहिए, 5 वाला पेन चाहिए। कुछ क्राइटेरिया होता है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि इसका अगर हम साइज पे बोलते हैं छड़ का, तो बोलते हैं ना कि 12 mm का छड़ दीजिए, 8 mm का छड़ दीजिए, 16 mm का छड़ दीजिए। तो वैसा ही स्ट्रेंथ पे उसका डिपेंड करता है, ठीक है। द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार इज नियरली सेम। जो स्टील होता है, हम लोग जानते हैं कि जो स्टील है वो जो हम लोग को टेंसाइल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों लगभग सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन कंक्रीट में हम बात करें, कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसके रिस्पेक्ट में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी 0.7 अंडर रूट एफसी के बराबर होता है। एफसी के यहाँ पे क्या है, जैसे M20 का है, M20 ग्रेड का आप बना रहे हैं तो एफसी के इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कंक्रीट का निकालना है कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा तो 0.7 अंडर रूट एफ सिक्के लगा के निकालते हैं। तो यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्टील होता है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन कंक्रीट में ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। हम लोग उसे आरसीसी में कंक्रीट का जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका कुछ वैल्यू होता है जो अंडर रूट एफ सिक्के के 0.7 अंडर रूट एफ सिक्के के बराबर होता है। क्लियर। ए स्ट्रक्चर विल नेवर फेल ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बार। कोई भी स्ट्रक्चर फेल किया होगा तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि इसमें जो स्टील है वो टूटने के कारण स्ट्रक्चर फेल हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है। स्ट्रक्चर के फेल होने मतलब कि अगर कोई स्ट्रक्चर फेल हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टील फेल हुआ होगा तो वह स्ट्रक्चर फेल कर गया। In HYSD bar, the specific yield point specific is not present, and the yield point is obtained by offset approach from the strain of 0.002, जिसे हम लोग प्रूफ स्ट्रेन बोलते हैं। ग्राफ में देखिएगा जो HYSD है, इसको हम लोग HYSD बार बोल रहे हैं। ये आपका माइल्ड स्टील का कर्व है, ये आपका माइल्ड स्टील का कर्व है जो आप सॉम में भी पढ़े थे। तो HYSD का जो पीक स्ट्रेस मिलेगा, यानी जो आपका यील्ड पॉइंट मिलेगा, वो कहां पे मिलेगा, आपका प्रूफ स्ट्रेन पे मिलेगा। 0.002 को हम लोग प्रूफ स्ट्रेन बोल रहे हैं। क्लियर। The yield point from above approach will be considered as theoretical yield point. The elastic modulus of all the grade is same. स्टील का जितने भी ग्रेड है, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, HYSD हो गया, सभी का जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो सेम होता है। और कितना होता है, 2 × 10⁵ होता है। अगर आपके दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है। तो 2 × 10⁵ MPa। MPa मीन्स न्यूटन पर mm²। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। पहला है आपका माइल्ड स्टील। इट इज ए वेरी बेसिक ग्रेड रेनफोर्समेंट विच हैव हाई डक्टिलिटी। ये बहुत ही डक्टाइल नेचर का होता है। इसका जो आपका रेनफोर्समेंट ऑफ दिस ग्रेड इज हैविंग
250 MPa स्ट्रेस, इसका जो एफ बाई होता है, ठीक है, वो कितना होता है 250 MPa का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी इसका जो यील्डिंग स्ट्रेस होता है वो कितना होता है 250 होता है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो माइल्ड स्टील के लिए अगर आपके क्वेश्चन जैसे हम लोग अभी के बाद यानी लेक्चर नंबर 6 से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें अगर इसका ग्रेड नहीं दिया हुआ है, एफ बाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अगर माइल्ड स्टील लिखा रहेगा तो आपको खुद से लेना है कितना 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर माइल्ड स्टील लिखा हुआ है तो एफ बाई का जो वैल्यू हम लोग लेंगे 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे। एच बाई एच डी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, दीज बार आज प्रिपेयर्ड फॉर स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को ही स्ट्रेच एंड ट्विस्ट करके इसको हाई टेम्परेचर पे जो तैयार किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एच बाई एच डी बोलते हैं। ये दो ग्रेड में आता है 415 एंड 500। तो दिस बार कैन बी प्रिपेयर्ड बाई हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, जनरली कोल्ड वर्किंग प्रोसेस आर यूज्ड इन आरसीसी। दीज बार आर अवेलेबल 450 एंड 500 ग्रेड, ये दो ग्रेड में रहता है 415 एंड 500, ठीक है। तो इसमें अगर देखो इसमें भी आपका जो आएगा दो तरह का ग्रेड आ रहा है। अगर एच बाई एच डी लिखा है तो इसमें दो तरह का आएगा, एक 415 का आएगा, एक 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर का आएगा, एगो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर का आएगा। तो आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेंगे। टीएमटी बार क्या हो गया, पहले तो देख रहे थे कि माइल्ड स्टील को स्ट्रेच एंड ट्विस्ट करके आपका एच बाई एच डी बनाया गया। अगर फिर इसे हाई टेम्परेचर पे एच बाई एच डी को हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेच एंड ट्विस्ट किया जाएगा तो टीएमटी बार फॉर्म होगा, ठीक है। तो टीएमटी मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, दीज आर प्रिपेयर्ड बाई ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ एच बाई एच डी एट हाई टेम्परेचर एंड आफ्टर अचीविंग सफिशिएंट स्ट्रेस वाटर इज स्प्रेड ओवर द सरफेस। अच्छा, वाटर स्प्रे करने से और क्या होगा कि इसका बाहर का जो है लेयर वो हार्ड हो जाएगा और आउटर सरफेस हार्ड हो जाएगा, अंदर अभी भी डक्टाइल नेचर का रहेगा। ये जो बार का देखिए क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, जैसे बार है, ये छड़ है, तो छड़ के हम अगर आगे देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो अपर लेयर है यानी आउटर सरफेस है वो तो हार्ड हो जाएगा, लेकिन अंदर में अभी भी डक्टाइल नेचर का है, ठीक है। तो ये टीएमटी बार हो गया। उसके बाद डिजाइन मेथड, हम लोग जो अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लिमिट स्टेट मेथड पे बनाते हैं। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, तो ये पहले के जमाने में वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज किया जाता था। यह एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था जिससे हम लोग आरसीसी ही नहीं बल्कि स्टील और टिम्बर का भी डिजाइन इसी मेथड से करते थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करते थे। इस मेथड में हम लोग वर्किंग या सर्विस लोड को यूज करते हैं। दोनों जो स्टील है और कंक्रीट है दोनों एक दूसरे के साथ ना लिनियर इलास्टिक मैनर में बिहेव करता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए आप लोग का जो सिलेबस है उसमें लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ने बैठिएगा तो जितना दिन आपको आरसीसी पढ़ने में लगेगा फिर उससे ज्यादा और ऐड करना पड़ेगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड के। अब ये ना तो कंपटीशन लेवल पे अभी इससे क्वेश्चन आएगा ना आपके सिलेबस में, ठीक है। तो आपका जो पढ़ना है वो सिर्फ क्या है लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है, तो इसलिए हम सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेट लोड मेथड, उसके बाद आपका है लिमिट स्टेट मेथड। तो आपके जो सिलेबस 3 मेथड होता है जो आपका इसी मेथड से पढ़ना है। क्वेश्चन जो आपका कंपटीशन लेवल पे भी इससे क्वेश्चन नहीं आता है, आता है थोड़ा बहुत, एक आध दो क्वेश्चन आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ना के बराबर आता है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड पे फोकस करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम खाली ओवरव्यू समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में क्या बोल रहे थे कि ये पहले के टाइम में सिविल इंजीनियर जो यूज करते थे ये इस मेथड का यूज करके आरसीसी या स्टील टिम्बर का डिजाइन किया करते थे। इस मेथड में हम लोग वर्किंग या सर्विस लोड का यूज करते हैं। अच्छा, इसका जो मेन कारण हुआ रिजेक्ट करने का वो क्या था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाते हैं, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था इसी स्ट्रेंथ तक का लेके चलता था, इसी स्ट्रेंथ तक का डिजाइन लेकर चलता था। तो इसके कारण क्या होता था हैवी स्ट्रक्चर बन जाता था, अनइकोनॉमिकल हो जाता था, ठीक है। हम लोग को कहाँ तक लेके चलना है अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक, ये हो जाएगा लिमिट स्टेट मेथड में। यील्ड स्ट्रेंथ तक मतलब कि अभी क्रैक भी फॉर्म नहीं हुआ है उसको फेल स्ट्रक्चर माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड को क्या कर दिया गया, धीरे धीरे जब इन्वेंशन हुआ तो धीरे धीरे इस मेथड को हम लोग क्या किए हटाए और लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग डिजाइन करना स्टार्ट किए। और लिमिट स्टेट मेथड बहुत ही आपको एक इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर भी नहीं बनता है, ठीक है। और हम लोग एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक उसको यूटिलाइज करते हैं। तो एक अच्छा ही मेथड है, हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे, बीम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वहां पे और डिटेल से चर्चा चलेंगी। बस यहाँ पे ओवरव्यू कर देते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। इस मेथड में पूरा स्ट्रेंथ हम यूज नहीं करते थे, इसलिए इस डिजाइन को हम क्या करिए छोड़ दिए, ठीक है, यूज करना बंद कर दिए। इसमें क्या हो जाता था कि लार्ज एंड अनइकोनॉमिकल सेक्शन बन जाता था, ठीक है।
लेकिन आज ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है, इसका आज भी यूज है। कहां कहां यूज है उसकी बात बता देते हैं। ब्रिज बनता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। वाटर टैंक देखें, वाटर टैंक आज भी डिजाइन किया जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। चिमनी हो गया, चिमनी आज भी यूज किया जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे खत्म हो गया। आपके बीटेक जो 5th सेमेस्टर है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्किंग स्ट्रेस नहीं पढ़ना है, यानी आपके सिलेबस में वाटर टैंक नहीं पढ़ना है, ब्रिज नहीं पढ़ना है, चिमनी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड। इस मेथड को हम लोग मॉडुलर रेशियो मेथड से भी नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू होता है, एम का वैल्यू होता है ये मॉडुलर रेशियो का, एम इजकल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी, ठीक है। तो ये मटेरियल आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, यहाँ पे मटेरियल है जो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होते। क्रीप एंड श्रिंकेज आर पार्शियली एक्सेप्टेड। डिजाइन फॉर सर्विसिबिलिटी, इट इज ए डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। डिजाइन लोड इज टेकन एज ए वर्किंग लोड। फैक्टर सेफ्टी इज कंसिडर फॉर द मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। आपके जनरली लाइफ से एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, ठीक है, एक रूम बनाया है। इस रूम में आप अभी जो रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, आपके साथ वाले रह रहे हैं, ठीक है, और आपके एक बोनस भी रह रहा है, 3 लोग रह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो अभी रेगुलर 3 आदमी रह रहा है, लेकिन मान लीजिए इसका आप बर्थडे मनाइएगा तो आपके घर पे कितना आ जाएगा, 15 लोग आ जाएगा, ठीक है। इस छत पे टोटल कितना लोग आ जाएगा, 15 लोग, ठीक है। और एक दो गो को मान लीजिए एक्स्ट्रा लेके, तो यही हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड कर देते हैं, ठीक है। कुछ मतलब कि इसको मान लीजिए चार लोग अभी रह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि 1.5 गुना इसमें और लोग आ सकता है। तो 1.5 गुना का मतलब कितना हो गया, 6 लोग। मतलब 6 लोग लेकर आप क्या कीजिएगा, डिजाइन कीजिएगा, ठीक है। जितना अगर मान लीजिए 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं, तो यानी 8 लोग के लिए क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो यही होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक्चुअल मतलब, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब समझ गए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब होता है जो आपका भी लोड आपको आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में कितना आ सकता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। अभी जस्ट एग्जांपल दी कि जैसे 4 लोग के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लीजिए 2 लेना चाहते हैं, 2.5 लेना चाहते हैं, 3 लेना चाहते हैं। तो उसके अनुसार से अगर 3 लेना चाहते हैं तो कितना के लिए 4 गुने 3 कर देंगे, यानी 12 लोग के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ही होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वर्किंग स्ट्रेस या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस बटा परमिसिबल स्ट्रेस, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का वैल्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही 3 बता दिए। अगर मान लीजिए कि आपका हो जाता कितना, जो कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेस 12 हो गया, मान लीजिए कितना है आपका परमिसिबल स्ट्रेस 4 है, तो 4 तिया 12, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये सब निकालने का मेथड जो आगे हम लोग सीखेंगे भी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, अगर बेंडिंग है तो 3 और डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए 4। ये सब यूज होगा आपका जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तब, और इसका डिस्कस करेंगे। फॉर स्टील, टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए दोनों के लिए कितना होता है, 1.8। ये किसके लिए है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। ये किसके लिए है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। लेकिन यही हम बात कर लेंगे अगर एलएस आपका लिमिट स्टेट मेथड के लिए, तो वहां पे जो हम कंक्रीट के लिए लेते हैं 1.5 लेते हैं, स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जा रहा है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देख रहे हैं कितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है। यहाँ 1 पॉइंट कंक्रीट के लिए है, जो लिमिट स्टेट पढ़ेंगे जिससे हम लोग को पढ़ना है। और आजकल जो डिजाइन होता है स्ट्रक्चर का लिमिट स्टेट मेथड में, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 लिया जाता है, स्टील के लिए 1.15 लिया जाता है। अच्छा, एक किन्हीं को डॉट आ रहा होगा मन में कि ये 1.15 स्टील में कम ले रहे हैं लेकिन कंक्रीट में ज्यादा ले रहे हैं, क्यों। ये भी होमवर्क दे सकते थे, लेकिन देंगे तो लगेगा कि सर आप पढ़ाने से ज्यादा तो होमवर्क भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी होमवर्क दिया करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। तो चलिए इसका हम अभी ही बता देते, लेकिन मेरे बताने के बाद अगर इसमें और कुछ रीजन आप लाना चाहते हैं खोज के तो लाइएगा। देखिए जो पढ़ने वाले उनके लिए बता रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले वो शांति से जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वो पढ़ते चल जाइएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इधर उधर खोज खाज कीजिएगा, ठीक है। कंक्रीट में हम ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बैचिंग साइट पे या साइट पे होता है, तो वहाँ बहुत सारा जैसे कि मान लीजिए कि लेना था वाटर का वैल्यू, वाटर लेना था पीएच वैल्यू 7.4 से 7 इतना तक, लेकिन वो आपका परफेक्ट वाटर नहीं ऐड कर रहे हैं। मिक्स करने में वहाँ पे कुछ मिक्स प्रोपोर्शन में आप दिक्कत कर दिए होंगे, जैसे 1:3 मान लीजिए कि 4 लेना था, तो यहाँ पे आप 3 में हो सके 3 में थोड़ा कम हो गया होगा, 4 ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। जैसे आप माप के लेते हैं ना, एक होता था
वेट बैचिंग होता था, एक वॉल्यूम बैचिंग होता था। वॉल्यूम में क्या किए कि हो सके इसमें ज्यादा नहीं ले पाएंगे, पूरा का पूरा फुल नहीं किए होंगे, कम गया होगा, ठीक है। तो मतलब ये साइट पे होता है तो क्वालिटी कंट्रोल कम होता है। क्वालिटी कंट्रोल कम होने के कारण इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। और स्टील है जो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, ठीक है, तो वहां सारा कुछ जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो अच्छे से होता है, इसलिए उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम लेते हैं। तो ये किसके लिए था, लिमिट स्टेट मेथड के लिए था। और वर्किंग स्टेट में देख रहे हैं, इसमें कंक्रीट में कितना है, 3 और 4 है, बेंडिंग के लिए 3 है, कंप्रेशन के लिए 4, और स्टील में देखिए 1.8 है, और यहाँ पे जो लिमिट स्टेट मेथड में कितना है, 1.15 ही है, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। फिर एक WSM के बाद आया था अल्टीमेट लोड मेथड, तो इसका भी हम लोग रिजेक्ट करके फिर लिमिट स्टेट पे गया। मटेरियल लीजिए, यहाँ नोट परफेक्टली इलास्टिक था, लेकिन WSM में क्या था, परफेक्टली इलास्टिक था। मटेरियल आर फुल्ली यूटिलाइज, यहाँ पे हम लोग मटेरियल का फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। क्रीप एंड श्रिंकेज को फुल्ली एक्सेप्टेड करते हैं। इसको हम लोग डिजाइन फॉर कोलैप्स के लिए करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। डिजाइन लोड इज मल्टीपल ऑफ वर्किंग लोड, ठीक है। डिजाइन लोड जो होता है लोड फैक्टर इनटू वर्किंग लोड। अब आते हैं लिमिट स्टेट, जो हम लोग को पढ़ना है। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी नोट परफेक्टली इलास्टिक होता है। WSM में क्या था, परफेक्टली इलास्टिक था। मटेरियल इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, यहाँ पे हम लोग मटेरियल का फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हैं। क्रीप एंड श्रिंकेज आर फुल्ली एक्सेप्टेड। दिस मेथड डिजाइन द स्ट्रक्चर फॉर कोलैप्स बट इट इज चेक फॉर द सर्विस लिमिट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो मेथड पढ़ेंगे हम लोग, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो बेस्ड एंड द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कंसिडर अंडर द मटेरियल एंड लोडिंग। टोटल सेफ्टी जो होगा मटेरियल और लोड को दोनों के लेकर चलेगा। सेफ्टी ऑफ मटेरियल जो होगा पार्शियली फैक्टर सेफ्टी होगा, और सेफ्टी फॉर लोडिंग जो होगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। वो कितना होगा, तो इससे लेस देन होगा, ठीक है। मटेरियल का जो होगा लोड से लेस देन रहेगा, और कितना रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो था अभी जस्ट बता रहे थे मटेरियल के लिए, अगर मटेरियल में कंक्रीट है तो उसके लिए मटेरियल में कंक्रीट, ठीक है, आइए स्टील, ये दोनों पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया। मटेरियल ऊपर एक हेडिंग है, उसमें कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, यहाँ पे कंक्रीट है। कंक्रीट के लिए अगर बेंडिंग है 1.5 और डायरेक्ट कंप्रेशन है तो 1.6, तो इसी का हम लोग 1.5 लेकर चलते हैं कंक्रीट के लिए, और स्टील के लिए 1.15 लेकर चलते हैं। क्लियर, ये मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। अगर जरूरत है तो और ज्यादा इससे ले सकते हैं। ये क्या है, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। लोडिंग की बात करें तो डेड लोड के लिए 1.5 लेके चलते हैं, और लाइव लोड के लिए 1.5 लेके चलते हैं, दोनों के लिए 1.5। यानी आपको देखिए WSM वाला तो बस ओवरव्यू याद रखना था। अब आपको हम याद करवाते हैं किसके लिए, WSM वाला के लिए। WSM में हम लोग LSM में हम लोग LSM में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, पहले मटेरियल की बात करते हैं। तो मटेरियल में हम दो चीज देखे थे, क्या देखे थे, कंक्रीट देखे थे। कंक्रीट का बताइए 1.5। स्टील की बात आएगा तो स्टील में 1.15। वहीं पे हम लोडिंग की बात करते हैं। लोडिंग में दो तरह का लोड, ऐसे तो बहुत 5-6 तरह के लोड अभी आगे पढ़ेंगे भी, 5-6 तरह के लोड होता है, लेकिन हम डेड लोड और लाइव लोड को ही सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो डेड लोड 1.5 और आपका जो लाइव लोड है वो भी कितना होगा, 1.5। यानी आपको याद रखना है तो सिर्फ स्टील का 1.15 होता है, बाकी सबका 1.5। ये मिनिमम है, ज्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों अभी पढ़े होंगे पॉइंट्स, तो WSM हो या LSM हो या ULM हो, ये तीनों में टेम्परेचर का कंसिडरेशन नहीं देखे होंगे, है ना। टेम्परेचर का कंसिडरेशन नहीं देखे होंगे कि टेम्परेचर को कंसीडर कर रहा है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट किसी भी मेथड में नहीं किया गया है, क्योंकि कंक्रीट के अंदर स्टील होता है, कंक्रीट के अंदर स्टील होता है ना, बाहर से कंक्रीट का कवर भी होता है। तो पहले जो अगर टेम्परेचर इफेक्ट करेगा तो पहले किसको करेगा, कंक्रीट को करेगा, फिर स्टील को। हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, जिसे टेम्परेचर देने पर ना तो जल्दी वो श्रिंक करेगा ना एक्सपेंड करेगा, मतलब वो किसी प्रकार का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ना बाहर नहीं पड़ेगा तो अंदर कहां से होगा, ठीक है। तो अतः इसलिए टेम्परेचर इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। बट हाई टेम्परेचर जहां आने की संभावना होती है वहां पे 30 मीटर या उससे अधिक ज्यादा, अगर 30 मीटर या उससे ज्यादा हो रहा है तो बीच में हम लोग गैप प्रोवाइड कर देते हैं। दो स्ट्रक्चर के बीच में, दो कंस्ट्रक्शन के बीच में हम गैप प्रोवाइड कर देते हैं। कब, जब 30 मीटर से ज्यादा हो या 30 मीटर का हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब मान लीजिए कि जब ज्यादा हाई टेम्परेचर आ रहा है स्ट्रक्चर पे, तो अगर मान लीजिए कि एक्सपेंड करना चाहेगा, ठीक है, एक्सपेंड करना चाहेगा तो बीच में गैप दिया हुआ ही है। अगर श्रिंक करना चाहेगा तो स्टील उसके लिए मजबूती के लिए है ही, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बीच जिसे एक्सपेंड होने पर स्ट्रक्चर फेल ना हो, और श्रिंक होने पर तो स्टील उसे टेंसाइल फोर्स प्रोवाइड कर ही देगा, ठीक है। तो इसी कारण है कि हम लोग टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया, हम बीच बीच में होमवर्क देते चलेंगे, इसको आपको अच्छे से समझ के लिख के लाना है कि जो हम लोग WSM हो या LSM हो उसमें टेम्परेचर इफेक्ट को क्यों काउंट नहीं किए, क्यों कंसीडर नहीं किए। ये आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। दूसरा क्वेश्चन तो सबसे पहले दिए थे कि स्टील को ही क्यों यूज करते हैं, और
एल्युमिनियम को हम क्यों नहीं यूज करते, सोना की यूज क्यों नहीं करते। अब तीसरा जो हम बता ही दिए थे उसको भी आपका होमवर्क ही रहा। तीसरा ये तीनों को आप एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा, हमें आंसर एक्सप्लेन कीजिएगा, या तो आप कमेंट सेक्शन में करें या आप कहीं पे भी करें, और आंसर लिखने से पहले आंसर लिख दीजिएगा। वैसे कमेंट जो देखिए कोई भी वीडियो स्टार्ट करता है, आपके जो जूनियर देखेंगे वो वीडियो स्टार्ट करेंगे तो नीचे में देखेंगे तो लगेगा कि इसका मतलब करेक्शन किया गया है, तो नहीं, आप आंसर लिख देंगे, उनसे वो समझेंगे कि आंसर किया गया है। ठीक है, तो आप आंसर लिख के आंसर करेंगे कमेंट में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैराथन मिले तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, स्टील को हम लोग क्यों यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड और बहुत सारे मेटल है जिसे यूज क्यों नहीं करते, आप लिख लीजिएगा, हम उतना लिख नहीं रहे। दूसरा क्वेश्चन था क्या कि कंक्रीट में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं, स्टील में हम लोग कम लेते हैं, क्यों। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, टेम्परेचर को हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं, या एलएसएम हो या डब्ल्यूएसएम हो, क्यों। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया, तीनों का आंसर मुझे चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो, जितना लोग चाहते हैं कि बहुत लोग करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं नहीं सर नहीं छोड़िएगा, कम से कम वो लोग भी नहीं करता है। बताइए, लोडिंग इन आरसीसी स्ट्रक्चर, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है, तो हम अगर जो हम लोग जो लोड कंसीडर करते हैं किस में हम बोल रहे थे, एलएसएम में डिजाइन लोड लेते हैं। डिजाइन लोड क्या होता है, लोड फैक्टर इंटू कैरेक्टरिस्टिक लोड, जितना आपके लोड आने वाले उसे हम लोड फैक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आपका क्या होता है, डिजाइन लोड होता है। ठीक है, अब आते हैं आपका लिमिट स्टेट मेथड। 2 तरह का हम लोग यहाँ पे चलते हैं अप्रोच होता है। द टर्म लिमिट रिप्रेजेंट द स्टेट एट विच स्ट्रक्चर इज अचीविंग सर्टेन स्टेट। लिमिट स्टेट में पहला लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो होता है, इसमें हम लोग एक परमिसिबल लिमिट तक अगर क्रैक, वाइब्रेशन, लीकेज, डिफ्लेक्शन आ रहा है तब तो ठीक है, अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा आ रहा है तब हम उसे एज ए फेल्यूर कंसीडर कर लेते हैं। तो इफ द स्ट्रक्चर क्रॉसेस दिस लिमिट इज कंसीडर्ड एज फेल्यूर ऑफ सर्विस एंड सफिशिएंट रिपेयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्विस। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसका मतलब समझे ना, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या होता है ना कि एक लिमिट तक, एक परमिसिबल लिमिट तक अगर वाइब्रेशन, क्रैक, लीकेज, डिफ्लेक्शन सब देखने को मिल रहा है तब उसे हम फेल नहीं मानते हैं। लेकिन जब एक परमिसिबल लिमिट के बाद अगर क्रॉस कर जाता है तो उसे हम लोग एज ए फेल्यूर कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इस सब चीज और आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे ओवरव्यू चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा ना लगे कि अभी तो हम कुछ सीखे नहीं इसके बारे में, अभी बस इसके बारे में पूरा तो एलएसएम ही चलेगा, कल से जो क्लास स्टार्ट होगा वहां से पूरा तो एलएसएम ही स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब उसी का एप्लीकेशन पे हम लोग बीम पढ़ेंगे, स्लैब पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे, फुटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग क्या करते हैं, ए स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड टू बी द अंडर द लिमिट ऑफ कोलैप्स व्हेन बेंडिंग, कंप्रेशन, टेंशन, टॉर्सन एंड शियर आर नॉट कॉजिंग फेल्यूर ऑफ मटेरियल। ये सब को हम फेल्यूर ऑफ मटेरियल में कॉज नहीं करते हैं, मतलब इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज इसी के लिए तो डिजाइन ही किया जाता है। स्ट्रक्चर इज ऑलवेज डिजाइन सच अ वे दैट शुड रिमेन फिट फॉर यूज बेंडिंग, कंप्रेशन, टेंशन, टॉर्सन एंड शियर। इसमें जो पार्शियल ऑफ फैक्टर सेफ्टी होता है, पार्शियल ऑफ फैक्टर सेफ्टी के लिए हम पहले ही बता रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बटा क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेंथ होता है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का वो कितना होता है, तो कंक्रीट में 1.5 होता है, स्टील में 1.15 होता है। क्यों ऐसा लेते हैं, ठीक है, उसका भी रीजन होगा, नहीं लिखा है तो अच्छा, वो तो आपको होमवर्क ही दिए। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट लोड, इसके लिए डिजाइन लोड या कोलैप्स लोड जो होता है, लोड फैक्टर इंटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब आइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लोडिंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग। आपके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसपे कौन कौन सा लोड आने वाला है। पहला हो गया ग्रेविटी लोड। ठीक है, ग्रेविटी लोड में कौन कौन आ जाएगा, तो डेड लोड हो जाएगा, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, डेड लोड क्या होता है, कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे आप बिल्डिंग बनाए होंगे तो बिल्डिंग का जो अपना वजन होगा ना वही डेड लोड है, और फिनिशिंग लोड उसमें जो होगा। लाइव लोड क्या हो गया, मूवेबल ऑब्जेक्ट, जैसे आपके घर पे कुर्सी, बेंच, टेबल, जिसको आप वहां से हटा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का लोड को हम लोग डेड लोड बोलते हैं। इन्वायरमेंटल लोड क्या हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया, बैंड लोड हो गया, स्नो लोड हो गया। क्लियर। अच्छा, अब आते हैं जो लोड है उसका पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। डेड लोड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स्ड है। हम जानते हैं कि इसका फिक्स है, वो घट नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। एक स्ट्रक्चर बना दिए तो उसका वजन न घट सकता है न बढ़, जो शुरू में बना होगा उतना ही रहेगा। अब उसको तोड़ दीजिएगा वो अलग बात है। पोजीशन कहाँ है, जहां पे है वहीं पे रहेगा। लाइव लोड क्या होता है, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। ठीक है, उसका फिक्स पोजीशन नहीं है। जैसे अभी बेंच है उसको हटा देंगे तो पोजीशन तो उसका कुछ नहीं है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी फिक्स नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि क्या है, जैसे मान लीजिए फैन है, मान लीजिए फैन लटका हुआ है। ठीक है, आप फैन खराब हो गया तो आप क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इसका ये वाला जो इसको क्या बोलते हैं, ये डायना जो होता है उसको रख देते हैं, इसको सिर्फ लेके चल जाते हैं। तो आपका बिल्डिंग में ये तीनों का लोड है ना, ये इसका हट गया तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड नॉट फिक्स होता है, पोजीशन भी नॉट फिक्स है। ऐसी एग्जांपल दिए, उसी तरह से और किसी चीज का सोच लीजिए। ठीक है,
इन्वायरमेंटल लोड की बात करें तो बाइंड लोड का कभी भी मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, कितना हवा आएगा ये कभी फिक्स्ड है ना पोजीशन फिक्स्ड है। अर्थ क्यू को कभी ना तो पोजीशन फिक्स्ड है ना मैग्नीट्यूड फिक्स है। एक के गो में मैग्नीट्यूड और पोजीशन फिक्स रहेगा किसका, जब वो डेड लोड रहेगा, ठीक है, मतलब खुद का वजन उसका क्या है, पोजीशन एंड उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। अब लोड कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन की बात, आप जब घर बना रहे हैं तो आप कंसीडर करके चलेंगे आपके कौन सा एरिया में उस पर कौन कौन सा लोड आने वाले हैं। तो एक पहला हम क्राइटेरिया मान के चल रहे हैं सर्विसिबिलिटी के लिए और दूसरा कोलैप्स के लिए। अगर लिमिट कौन सा लिमिट है, सर्विसिबिलिटी लिमिट है या कोलैप्स लिमिट है। मटेरियल में कंक्रीट रहेगा, स्टील रहेगा, जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो लोडिंग जो कॉम्बिनेशन होगा, डेड या तो उस स्ट्रक्चर पे डेड लोड आएगा या लाइव लोड आएगा, या आपके जो स्ट्रक्चर है उस पर डेड लोड आ रहा है या और लाइव लोड आ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ डेड लोड आए और ये अर्थ क्यूक लोड या बैंड लोड दोनों में कोई एक, ऐसा कभी हो सकता है। बहुत ही क्रिटिकल चांसेस रहेगा, 0.00001% रहेगा कि अर्थ क्यूक भी आया हुआ है, बहुत तेज से हवा भी चल रहा है। हल्का फल्का हवा का कंसीडर यहाँ नहीं करना है। बैंड लोड का मतलब नहीं कि आपके एरिया में जो हल्का फल्का, अभी हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में ऐसा नहीं है कि इतना भारी कोई तूफान आ रहा है जिससे बिल्डिंग गिर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन की बात किया जा रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक के दम पूरा जोर से हवा भी आ रहा है और अर्थ क्यूक भी आ गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हुआ तो प्रलय है, ठीक है। तो ये दोनों में कोई एक ही को कंसीडर करना है, या तो अर्थ क्यूक लोड के लिए आपके एरिया में अर्थ क्यूक ज्यादा आता है तो अर्थ क्यूक के लिए मान लीजिए, या बैंड लोड ज्यादा आता है तो बैंड लोड के लिए ले लीजिए। तो डेड लोड और ये दोनों में कोई एक, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 अगर मान लीजिए कि आपके स्ट्रक्चर पे आप डेड लोड को भी, लाइव लोड को भी और अर्थ क्यूक लोड या बैंड लोड में दोनों कोई एक लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कोई एक है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर पे लाइव लोड भी है, डेड लोड भी है और ये दोनों में कोई एक लोड है, ठीक है, तब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा डेड लोड के लिए 1, लाइव लोड के लिए 0.8, ये दोनों में कोई एक और ले रहे हैं उसके लिए 0.8, ठीक है। उसी तरह से कोलैप्स वाला में हो जाएगा, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कितना 1.5, स्टील के लिए 1.15, डेड लोड के लिए 1.5 और लाइव लोड के लिए 1.5। उसी तरह से अगर डेड लोड आ रहा है या ये दोनों में कोई एक आ रहा है तो 1.15। अगर इसमें डेड लोड है, अर्थ क्यूक लोड है, कब, जब ओवर टर्निंग का केस हो, जैसे डैम वगैरह के लिए, तो डेड लोड में 0.9 हो जाएगा। अगर ये डेड लोड है, लाइव लोड है, अर्थ क्यूक लोड या बैंड लोड में कोई एक है, तब यहाँ पे 1.2, 1.2, 1.2 हो जाएगा। यानी अगर हम ये ओवर टर्निंग वाला केस को हटा दे, तो ये दोनों में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये रहेगा तो ये ओवर टर्निंग मतलब डैम वाला में, डैम पढ़ा है ना, मॉम वाला में स्टेबिलिटी ऑफ डैम पढ़े होंगे, मॉम का क्लास कर रहे हैं आप लोग, उसमें मॉड्यूल नंबर 1 खत्म कर दिए, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से उसको। मॉड्यूल नंबर 1 मॉम का खत्म कर दिए, न्यूमेरिकल भी थिक थिन सिलेंडर का करवा दिए। आप लोग को होमवर्क देते, आप लोग तो देते ही नहीं है, दिमाग तो खराब लगता है छोड़ के डिप्लोमा वाला के पढ़ा दे, उससे अच्छा। डिजाइन कोड की बात करते हैं, डिजाइन कोड यहाँ पे जितना जरूरत है वैसे लिख दिया गया, बाकी आपके आईएस कोड भेजे भी हैं। 4, 5, 6 में हम लोग जो डिजाइन कोड कौन किससे रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपके आईएस कोड है 4, 5, 6 प्लेन रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है, और 1893 में अर्थ क्यूक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में, 13920 में डक्टिलिटी डिटेलिंग के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है अंदर में जाके, अंदर आप एक बार पढ़ के देखिएगा, हम बस बता रहे हैं यहाँ पे। 875 में लोडिंग का कोड है, जिसमें 875 पार्ट 1 है तो डेड लोड को डिस्कस करेगा, पार्ट 2 है तो लाइव लोड को, पार्ट 3 है तो बैंड लोड को, पार्ट 4 है तो स्नो लोड को, पार्ट 5 है तो स्पेशल कोड अदर देन अर्थ क्यूक लोड, ठीक है। तो इस तरह से कोड है, एक बार देख लीजिएगा, हम अपने सुविधा के लिए लिखे थे। अब आते हैं कुछ एजम्पशन है लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग मींस स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। यहाँ पे देख रहे होंगे स्ट्रेन बिहेवियर जो है, इस पहले देखिए ये सेक्शन कब का है, जब ये बेंडिंग का पहले का है, ये क्या है बेंडिंग का बाद का है, तो इसका जो स्ट्रेन बिहेवियर है वो क्या है, लीनियर है। और बेंडिंग के बाद भी इसका जो आपका स्ट्रेन बिहेवियर देखने को मिलेगा वो भी लीनियर ही देखने को मिलेगा। तो पहला अजम्पशन तो यहीं पे होता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ये चेंज हो जाएगा कब, जब रहेगा डीप बीम। डीप बीम में कुछ जो स्ट्रेन बिहेवियर यहाँ पे लीनियर दिख रहा है ना, आपको इस टाइप से दिख रहा है, वो वहां पे जब डीप बीम रहता है तो डीप बीम में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसे करके कुछ रहता है, ठीक है। ये डीप बीम के लिए हो गया। ये लीनियर देखिए, जो आपका प्लेन बिफोर द बेंडिंग जैसा था वैसा ही आफ्टर द बेंडिंग है, ठीक है। जो स्ट्रेन बिहेवियर है वो कैसा है,
पहले भी लीनियर था, अभी भी लीनियर है, लेकिन डीप बीम के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा नीचे नोट बना के लिख दिए, इन डीप बीम दिस अजम्पशन विल नॉट रिमेन ट्रू, इन डीप बीम द स्ट्रेन बिहेवियर इन कंप्रेशन जोन इज नॉट रिमेन लीनियर बिकॉज डोमिनेशन ऑफ बोथ बेंडिंग एंड शियर, देयरफॉर डीप बीम इज, कब हम लोग बोलते हैं डीप बीम है और कब उसका हम डिजाइन करते हैं, जब सिंपली सपोर्ट है और एल बाई डी का जो रेशियो है लेस देन इक्वल टू 2 हो और यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम रहे तो एल बाई डी का रेशियो लेस देन 2.5 रहे, ठीक है, तो उसका कुछ बिहेवियर इस तरह से देखने को मिलेगा है। तो ये आपके उतना काम के नहीं था, बस फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्लेन सेक्शन होता है बिफोर द बेंडिंग एंड आफ्टर द बेंडिंग क्या होता है, सेम होता है, यानी लीनियर स्ट्रेन बिहेव करता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, द स्ट्रेन इन कंक्रीट आउटर मोस्ट फाइबर कंप्रेशन इज, जो आउटर मोस्ट पे इसका स्ट्रेन अचीव होता है 0.0035, ये चीज भी याद रखिएगा, काम आएगा, ठीक है। और ये सब याद पढ़ते पढ़ते आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, बनाते बनाते आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। द रिलेशनशिप ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, जो आप कल के लेक्चर में देख रहे होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन, triangular, trapezoidal, parabolic and any other shape which will result in getting target strength. In limit state method, the concrete is mainly concerned for target strength as compared to behavior of stress and strain. The partial factor of safety जो कंक्रीट का होता है 1.5 जूम करते हैं और इसका 1.15 करते हैं स्टील का। कंक्रीट प्रिपेयर इन कंस्ट्रक्शन साइट एंड मे हैव लोअर क्वालिटी कंट्रोल, हम लोग कंक्रीट का ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि साइट पे इसका क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। Therefore the partial safety is concrete is more, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कंक्रीट का ज्यादा लेते हैं। The tensile strength of concrete is neglected, अभी हम जस्ट बता रहे थे इसके पीछे ही कि जो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है हम लोग 0 मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में 0 होता नहीं। आपको एक वैल्यू बताए थे 0.√fck, जहां पे fck कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सेक्शन ऑफर्ड बाय रेनफोर्स ओनली, देयरफॉर तो यही जो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट का उसे हम क्या मानते हैं 0। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज 0 बट ओनली टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करें, ये डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ की हो गया, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 0.7 के बराबर होता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ शैल नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस FY बटा 1.15 यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका कल से बीम स्टार्ट होगा, आज हम लोग टॉपिक देख लिए, आज का जो भी खत्म हुआ टॉपिक, ठीक है। कल से हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी तक आप 10 स्टार नहीं सुने होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे 10 स्टार देना है, ठीक है। 2 2 4 3 7 8 9 10, इतना आपका इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिएगा और अच्छे से एक बार पीछे से सभी वीडियो को कवर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे आप पढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप शुरू से एक बार स्टार्टिंग से वीडियो देखे हुए हैं तो आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, ट्यूशन करने में अच्छा लगेगा। तो एक बार देख लीजिएगा, मिड सेम भी नजदीक आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हम लोग आज का क्लास ओवरव्यू पे ही चल रहे थे और आई होप अच्छा से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फीडबैक देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी हमें बता सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो हम बता रहे होंगे आपको हैंडदम पूरा बाहर से नहीं निकलता होगा, पूरा घुस जा रहा होगा दिमाग में, हम ऐसा भी नहीं बोलते। आप हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज हमें आप बता सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा एज ए कोई बिजनेस नहीं खोले हुए हैं कि हमको इससे दिक्कत होगा। आप बताएंगे, हम सुधारेंगे और अच्छी बात रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।